हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इसमें बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके थे, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का किस तरीके से इफेक्ट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर या फोर्स के ऊपर, वो भी अपन लोगों ने देखा था। तो अभी जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा, होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली अगर अपन लोग देखें तो एक ऐसा फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते थे, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा किस वजह से आता था? वो मास की वजह से आता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने लेट से यहां पर कोई चार्ज ले लिया, दिस चार्ज इज क्यू, और ये क्यू चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा। ऐसे इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया, ऐसे इसने चारों तरफ अपने एक फील्ड जनरेट किया, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कोई स्टैटिक चार्ज है, इफ देयर इज एन a static charge which creates field around itself, if any other point charge is taken in this field, then this charge experiences a force of attraction or repulsion. So it is called electric field or electrostatic field. देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अगर कोई अपने पास में चार्ज है, चार्ज कैसा? स्टैटिक चार्ज है, तो जैसे मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता था, वैसे ही कोई चार्ज होगा तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और अगर ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, चारों तरफ अपने आप अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैंने कहा एक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज अपन लोग लेकर के आते हैं, ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज इस फील्ड में अगर लेकर के आएंगे, तो ये चार्ज होगा वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस करेगा। अब भाई अगर ये मान लो चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड जनरेट होगा उसकी वजह से ये पॉजिटिव अंदर आएगा, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस करेगा। और अगर नेगेटिव की वजह से, अगर यहाँ नेगेटिव वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करेगा। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब इसके फील्ड में ले जाया गया, जब इस फील्ड में ले जाया गया, तब इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस किया। तो इस टाइप के फील्ड को अपन लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है,
अब इसी में एक टर्म आता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये आखिर जनरेट क्यों होता है। बेटा होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चला करती है हमेशा किसी चार्ज से, तो ये जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चलेंगी। जैसे मैंने लेट कर लिया कि यहां पर कोई चार्ज है ये Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चलेंगी। ये कर्व होते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इमेजिनरी कर्व होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे, अभी तो ऐसे ही देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये इमेजिनरी कर्व है, चारों तरफ चलेंगे। जहां जहां पर ये पास पास होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, यानी यहां पर सबसे ज्यादा, फिर दूर फैलते चले जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर की तरफ होते हैं, अपने से बाहर निकलते हैं, और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चला करते हैं। तो होता क्या है बेटा कि अगर इस फील्ड में किसी चार्ज को मैं लेकर के आया, मान लो ये फील्ड था इतना, और इस फील्ड में मैं किसी चार्ज को लेकर के चला आया, इस फील्ड में मैंने किसी चार्ज को ले आया, ऐसे एक कोई चार्ज लेकर के आया स्मॉल q, तो इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस किया, दैट फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को अपन लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो ये कितनी तेजी से इसे अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो वो तो फोर्स डिफाइन होगा, कितनी तेजी से अट्रैक्ट या रिपेल करता है किसी एक चार्ज को, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ की बात करूं, यानी फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, तो वो क्या होती है बेटा, एक कूलॉम चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को कितनी तेजी से किस फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। चलो तो नेक्स्ट टर्म है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, समझते हैं, ध्यान दो। होता क्या है, मान लो अपने पास में कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, सॉरी ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज। मान लो अपने पास में कोई एक चार्ज है, ये इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया, और यहां पर किसी एक चार्ज को लेकर के आया गया, ये पॉइंट चार्ज है। बेटा पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं, पॉइंट चार्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि पॉइंट चार्ज होता है बहुत छोटा, जिसकी वजह से अगर ये चार्ज भी बड़ा होता तो इसकी वजह से भी एक फील्ड जनरेट होता जो इसके फील्ड का अपोज करता, और ये चार्ज मूव करने लग जाता, तो स्टैटिक चार्ज नहीं रह जाता, यानी वेरिएशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसलिए पॉइंट चार्ज लेते हैं। तो यहां पर पॉइंट चार्ज ले लिया, ये पॉइंट चार्ज इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है। अब मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो इसे रिपेल करेगा इधर की तरफ किसी फोर्स से, तो इसके बीच का फोर्स कितना होगा, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर फोर्स तो हमें पता है कूलॉमियन फोर्स होगा इसके बीच का, और वो कूलॉमियन फोर्स तो होना चाहिए F इक्वल टू 1/4/ε0 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। अब अगर इनके बीच का ये फोर्स आ चुका है, पता क्या करना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, देन स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, मैंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन यूनिट चार्ज। सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन on unit charge due to another charge, on unit charge due to another charge। so क्या होगा बेटा, तो अगर अपन लोग यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बेटा E से डिनोट करते हैं, तो E क्या हो जाएगा बेटा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट चार्ज। अब यहां पर चार्ज बेटा कितना है, Q, तो Q चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो बच्चे बोलेंगे सर फोर्स अपॉन में उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं।
चलो कर दिया, तो E की वैल्यू क्या आ गई, तो E की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में R स्क्वायर ओवर R, क्यू से ये क्यू कैंसिल। सो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन में R स्क्वायर। तो एक बात जान करके बहुत खुशी मिली कि इसमें क्यू का कोई रोल नहीं है, स्मॉल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में। किसका रोल है, जो बड़ा वाला चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड का रोल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, भाई उसी का तो रोल होना चाहिए, तो उसी की वजह से आ गया क्यू अपॉन में R स्क्वायर। जैसे जैसे बेटा ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड तो बढ़ता जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे है कि मैंने बोला कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा अपने से दूर, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपनी तरफ। ये नोट पॉइंट अभी लिख लेंगे, बाद में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से अपन लोग इसे समझ लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is towards वो away from the charge, away from the charge। ये डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, नोट पॉइंट में लिख लेंगे। एंड ड्यू टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज is towards the charge। नेगेटिव की चार्ज की वजह से बेटा किधर होगा, चार्ज की तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगा, चार्ज से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये बातें भी बहुत बेसिक सी हैं, तो कैसे समझो। मान लो, ध्यान देना बेटा, मैं ये मान के चलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैं कहूं यहां पर अपने पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मैं कहूं इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चे चीख चीख के कहेंगे सर इससे तो अपने से दूर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, और अगर यही माइनस चार्ज हुआ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो अपनी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर तो डायरेक्शन की बात आ रही, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे यहाँ पर, या कभी बुक्स में भी दिया होगा तो कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा होगा, और कहीं कहीं सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया गया होगा, बात एक ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर देखो मैंने क्या कहा, डायरेक्शन डिफाइन कर रही है, तो डायरेक्शन डिफाइन कर रही है, तो ये क्वांटिटी कैसी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इसकी क्या होगी, ध्यान देते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं भाई, क्या होगी यूनिट, देखो। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो थी फोर्स अपॉन में चार्ज, ये थी। तो यूनिट क्या होनी चाहिए, मेरे बच्चे कहेंगे सर यूनिट तो इसकी होगी, फोर्स की यूनिट पता है न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलॉम है, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलॉम। कहीं कहीं बेटा एक चीज और लिखी होती, वोल्ट पर मीटर, आगे पढ़ेंगे ये चीज, ये भी होती है इसकी यूनिट, वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन की अगर बात की जाएगी तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन बेटा आएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन यानी फोर्स की डायमेंशन mLT-2 अपॉन में कूलॉम, और कूलॉम तो था करंट इनटू टाइम यानी AT, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई बेटा, डायमेंशन आ गई mLT-3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की डायमेंशन हो गई। यहां तक बातें क्लियर हो गई थोड़ी सी। चलो अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके देखते किसी पॉइंट पर, ठीक है। सो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं,
So vector form of the electric field intensity. Next is vector form of electric field intensity. Electric field intensity. वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, ध्यान दो। यहां पर मान लो कोई चार्ज है Q, इधर कोई पॉइंट है P, इससे अगर अपन लोग R डिस्टेंस पर पहुंचे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन होगी इधर, और मैंने इस पॉइंट को, ये जो चार्ज है इसे मान लिया मैंने ओरिजिन पर है, 0,0 पर है, ओरिजिन पर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही तो इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए, और पोजीशन वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर होगी। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसकी डायरेक्शन को क्या पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर, इसे तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझो बेटा क्या होगा, यानी कि मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज Q अपॉन में इस पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। अब वेक्टर में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी। तो अगर मैं इसे वेक्टर में बनाना चाहूंगा तो मुझे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, और डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कौन सी, वही डायरेक्शन है जो इस पोजीशन वेक्टर की है। तो पोजीशन वेक्टर की तो बेटा डायरेक्शन को पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये लिख लिया, यहां तक बात क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, एंड यूनिट वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर R अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R³ इंटू R वेक्टर, मतलब किसी भी तरीके से, चाहो तो ये लिखो वेक्टर फॉर्म में, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये वेक्टर फॉर्म हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब मान लो कोई एक चार्ज नहीं है बेटा, 2-3 चार्ज हो, तो उनकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to system of charges, intensity of electric field due to system of charges। मान लो कोई चार्ज बेटा यहां पर है, मैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसे समझ लेता हूं। मान लो यहां पर कोई चार्ज है बेटा +2 कूलम, यहां पर कोई चार्ज है +3 कूलम, ठीक है, और इसके बाद में यहां पर कोई चार्ज है +3 कूलम। ये तीनों चार्ज किसी इक्विलेटर ट्रायंगल की वर्टेक्स पर है, ऐसे तीनों चार्ज जो है किसी इक्विलेटर ट्रायंगल की वर्टेक्स पर है, और इनकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना यहां पर। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, और लेंथ दे रखी है बेटा 2 मीटर सबकी, ये लेंथ 2 मीटर है, ये लेंथ 2 मीटर है, और ये लेंथ 2 मीटर है। हमें इस पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है, एंड P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसे मान लिया AC, ये हो गया B। देन फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field
एट पी, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो बेटा देखो इस +2 कूलम पे देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब एक एक चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो +2 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो इस +2 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा इधर, भाई प्लस है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर। इस +3 कूलम की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मैंने मान लिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2 कूलम चार्ज इज E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +3 कूलम चार्ज इज, ये जो C पर है, E2, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन एट B इज E3। E3 की वजह से बेटा किधर होगा, ये रही इसकी लाइन ज्वाइनिंग और अपने से दूर ये रहा E3 की, इसकी 3 कूलम B पर जो चार्ज है उसकी वजह से E3 की डायरेक्शन है। अब पता करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका निकालना है ई नेट, तो वो तो होना चाहिए वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब तीनों को डायरेक्शन के साथ में ऐड कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में E1 वेक्टर। E1 वेक्टर इज व्हाट, पहले तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूं E1 वेक्टर की। E1 वेक्टर बेटा क्या होगा, देखो E1 वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q का मतलब 2 कूलम अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बेटा डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर थी, मिड पॉइंट है तो ये तो 1 मीटर हो गई यहां से, तो यानी 1 का स्क्वायर दैट इज द 1। ऐसे ही E2 की अगर बात करेंगे तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज 3, डिस्टेंस हो गई 1। ऐसे ही अगर अपन लोग E3 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहाँ पर कितना है 3, इधर से इधर तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये वाली वैल्यू होगी तो √2 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, तो वो वैल्यू आ गई अपने पास में बेटा कितनी, √3 मीटर, यानी √3 का स्क्वायर तो 3 आ गया। ये वैल्यू आ गई E1 E2 और E3 की, लेकिन डायरेक्ट नहीं ऐड करना, वेक्टर सम करना है। अब ध्यान देना बेटा E1 वेक्टर जो है और E2 वेक्टर, E1 वेक्टर से E2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो नेट आएगा E1 और E2 का वो क्या होना चाहिए बेटा, वो तो E डैश हो जाएगा, और ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देंगे। ज्यादा वाला यहां पर कौन सा है, ज्यादा वाला E1 है या E2 है, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर यहां से तो मुझे E2 दिखाई दे रहा है, तो मैं E2 से E1 को माइनस कर दूंगा, तो बन जाएगा अपने पास में E2 से E1 को माइनस किया, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 इज व्हाट 3/1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 इज व्हाट 2/1 यानी 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया और यहां पर आ गया 1, ये E डैश हो गया। अब जरा मैं नया डायग्राम बना के देखता हूं भाई, इधर E1 इधर E2 ज्यादा था तो नेट तो इधर की तरफ आया इसका E डैश, तो बेटा E डैश आ गया इस तरफ और E3 रहा इधर, और मेरे ख्याल से 3 से 3 कैंसिल, ये 1, जितनी वैल्यू E3 की उतनी वैल्यू E डैश की, तो इधर E3 इधर E डैश, बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इनका वेक्टर सम कितना आएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते थे तो उनका रिजल्टेंट तो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का √2 टाइम्स आता। अगर निकालोगे भी तो बेटा क्या निकालने का तरीका है, निकालने का तरीका ये है E3 स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E3 इंटू E डैश cos 90 की तो वैल्यू 0, और E3 और E डैश दोनों कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि मैं किसी एक के बराबर लिख दे रहा हूं, E डैश लिख दिया मैंने, E डैश स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर, 2 E डैश स्क्वायर, E डैश बाहर आ गया तो E डैश √2, यही वैल्यू आ गई। सो E डैश इज व्हाट, E डैश इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लास्ट लेक्चर में अपन लोग देख चुके थे, वो कितनी थी बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये आ गया 9√2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी वेक्टर सम किस तरीके से करते हैं। चलो एक चीज और देखते हैं। एक न्यूमेरिकल, मान लो अपने पास में कोई 3 चार्जेस हैं, अपने पास में कोई 3 चार्ज हैं, वो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर रखे 3 इक्वल चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड के, सेम नेचर के। सेम नेचर मींस पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने कहा तीनों पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। तीनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेचर के हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें फाइंड आउट करनी, फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to these charges at centroid of triangle। इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। चलो कोई बड़ी बात नहीं भाई, निकाल लेते हैं। समझो जरा, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आएगा इस तरफ और इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। भाई पॉजिटिव है तो अपने से दूर जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, सेंट्रॉइड की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस तो सेम होगी, चार्ज भी इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आना चाहिए। मैंने लेट से ये डिस्टेंस मान ली r, तो अगर ये भी r है तो ये भी क्या होगी बेटा r, तो ये भी क्या होगी r। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया इधर की तरफ E, इधर भी E और इधर भी क्या होना चाहिए E होना चाहिए। भाई सेम ही होंगे, देखो कैसे, समझो जरा। मैं E की वैल्यू अगर निकालूं तो E तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज Q अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा इसकी E की वैल्यू निकालो, वो भी क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। तो सारी चीजें सेम। अब देखो भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इनका और इनका तीनों का मुझे क्या करना है बेटा, वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करना है, तीनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। तो अगर इसके और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री बन रहा है तो इसका रिजल्टेंट भी तो E के ही बराबर आएगा। ये बात हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके थे कि मैग्नीट्यूड अगर दो इक्वल वेक्टर हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पर है तो मैग्नीट्यूड तो उसी वेक्टर के इक्वल आता है। तो ये बात वेक्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां भी देख लेते हैं एक बार कैसे आएगा। इसका और इसका रिजल्टेंट मैंने मान लिया इधर की तरफ E नेट या E डैश, वो क्या होना चाहिए E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 इंटू E यानी 2E स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। वही 120 तो बनेगा सेंट्रॉइड पर, ये कॉस 120 की वैल्यू बेटा क्या होती है माइनस के 1/2, यानी ये वैल्यू हो गई अपने पास में अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2। 2 से तो ये 2 कैंसिल, सो प्लस का E स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या E। अब इन दोनों का नेट आ गया इधर E, और दूसरा इस वजह से जो चार इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E इधर है। दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सेंट्रॉइड पर कितना आ जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉइड इज 0। यानी सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना आ चुका है 0। और जो सेंट्रॉइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बेटा ये जो 0, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किन्हीं सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से 0 होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा ये क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट होगा। इस पॉइंट को एक नाम देंगे अपन लोग, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट लिख लेते हैं, क्या होगा ध्यान देते हैं। सो न्यूट्रल पॉइंट इज व्हाट, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा समझो, न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट
is that point due to which neutral point is that point at which intensity of electric field due to system of charges is zero। न्यूट्रल पॉइंट बेटा वो पॉइंट होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, समझ लेते हैं बेटा कहां पर कैसा हो सकता है। जैसे मैं कहूं बेटा, एक पॉइंट लेता हूं कि मान लो यहां पर कोई चार्ज है अपने पास में प्लस क्यू, और इधर भी कोई चार्ज है प्लस क्यू, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है। अब मैं ये बोलूं, या इधर चार्ज है Q1 और इधर चार्ज है Q2, मैं ये बोलूं क्या यहां न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है? इस लाइन ज्वाइनिंग पर नहीं, लाइन ज्वाइनिंग से अलग कहीं। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर निकाल करके देख लेते हैं। इस Q1 की वजह से अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अगर ये इक्वल भी होते तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होता। क्यों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन आ जाती इस तरफ, जीरो नहीं होता, क्योंकि कैंसिल करने वाला कोई है नहीं। अगर मैं मान लूं इसके कुछ कंपोनेंट इधर इधर निकालूं, इक्वल कर दूं, ये और ये कैंसिल हुए तो भी ये बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर तो जीरो नहीं होगा। यहां रख के देखो तो भी नहीं जीरो होगा, यहां रखो तो भी नहीं, 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 यहां रखो तो भी नहीं। मतलब लाइन ज्वाइनिंग जो है उसके अलावा पूरे प्लेन में कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो उससे तो वो तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, नो न्यूट्रल पॉइंट, वो न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो हमेशा लाई करेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्ज, उसके अलावा कहीं नहीं करेगा। यानी कि एक पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बारे में नोट कर लेते हैं बेटा, क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट लाइज along the line joining of charges। न्यूट्रल पॉइंट जो है वो चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो बेटा, ध्यान दो। अब मैं कहूं कि अच्छा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा तो कहां कहां होगा? मैं लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अगर है तो कहां कहां पर होगा? समझो, मैंने मान लिया दो चार्ज है कोई ऐसे, मैंने मान लिया कोई दो चार्ज है। बेटा आप लोग बनाते चलोगे सारी चीजें। मैंने मान लिया ऐसे कोई दो चार्जेस हैं इधर इस तरीके से, एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है Q2, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, और दोनों सेम नेचर के, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों सेम नेचर के। ठीक है, अब समझो जरा। अब मैं ये बोलूं कि ये तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, तो लाइन ज्वाइनिंग में न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलना चाहिए? एक बच्चा बोलेगा कि सर लाइन ज्वाइनिंग में अपन को तीन सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी? एक तो Q2 के लेफ्ट की, वो राइट की तरफ, एक Q1 के लेफ्ट की तरफ हो सकता है लाइन ज्वाइनिंग में न्यूट्रल पॉइंट हो, या एक हो सकता है इनके बीच में कहीं हो। ठीक है, अपने पास में तीन सिचुएशन है। कौन कौन सी? एक तो Q2 के राइट की तरफ हो सकता है, लाइन ज्वाइनिंग पर केवल बात कर रहा हूं, या हो सकता है Q2 के राइट डायरेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट हो, या इनके बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट हो, या इधर
लेफ्ट साइड में कोई न्यूट्रल पॉइंट हो। मैंने सोच लिया चलो यार तीनों सिचुएशन चेक कर लेते हैं एक बार में। तो तीनों अगर चेक करेंगे तो मैंने मान लिया यहां पर कोई पॉइंट है ए जिस पर मैं लेट कर ले रहा हूं कि न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। चेक करते हैं कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक मैंने कहीं पॉइंट मान लिया बेटा बी जिस पर चेक करना न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और एक पॉइंट मैंने मान लिया कहीं पर पॉइंट सी जिस पर मुझे चेक करना न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा बेटा? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। चलो पहले तो ए और सी पर चेक करते हैं। तो बेटा ए पर जो है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? मैंने मान लिया E1 है। डायरेक्शन किधर होगी? अपने से दूर यानी इस तरफ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 की वजह से कितना किधर की तरफ होगी? तो बच्चे कहेंगे वो भी सर अपने से दूर क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इस तरफ। यानी इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट तो कुछ ना कुछ आएगा, 0 तो नहीं हो सकता। हो सकता है इसकी वजह से इधर आया होता, इसकी वजह से इधर आया होता, दोनों अगर बराबर हो जाते ना E1 = E2 तब यहां पर हो सकता था न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अभी तो दोनों मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए तो इधर तो नहीं हो सकता। फिर कहां होगा? अब बात करते हैं पॉइंट सी की। अगर पॉइंट सी की बात करें तो भी यही सिचुएशन है। Q1 की वजह से इधर की तरफ E1 और Q2 की वजह से भी अपने से दूर। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इधर भी E नेट 0 नहीं है, E नेट ≠ 0। और यहां पर भी तो E नेट 0 नहीं है यानी E नेट ≠ 0। तो देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट ए। सो यहां पर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, नो न्यूट्रल पॉइंट। सी पर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। ऐसे ही मैं कहूं कि पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर भी कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, नो न्यूट्रल पॉइंट। मैं बोलूं पॉइंट बी पर क्या न्यूट्रल पॉइंट है? तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूंगा, अगर मैं पॉइंट बी की बात करूंगा नो न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूंगा तो मेरे ख्याल से बच्चों बी पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट मिल जाना चाहिए। देखते हैं। मैं कहूं प्लस Q1 की वजह से बेटा किधर होगा? प्लस Q1 की वजह से अपने से दूर, प्लस Q2 की वजह से अपने से दूर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E1 इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर। और दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। हो सकता है दोनों यहां पर क्या हो जाए? हो सकता है दोनों यहां पर इक्वल हो जाए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो इनकी वजह से तो न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। तो इक्वल अगर हो गए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0 एट दिस पॉइंट। और अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट तो मिल जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट फाइंड। सो न्यूट्रल पॉइंट फाइंड एट दैट पॉइंट बी। अब समझो 0 कैसे हो सकता है, ध्यान देना बेटा। अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच में आता, मैं कहता चलो भाई मैं बीचों बीच में आ रहा हूं, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता बेटा E1 और उसकी वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन में चार्ज की यहां से यहां तक Q1 अपॉन में डिस्टेंस हो गई r²। मैंने लेट से ये डिस्टेंस r मान लिया। ऐसे ही Q2 की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता, वो आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में r²। दोनों एक दूसरे से अपोजिट। चार्ज कौन सा ज्यादा? मेरे बच्चे कहेंगे सर Q1 ज्यादा Q2 कम, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम। नेट तो 0 नहीं होगा, बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा। किधर होना चाहिए फिर? चार्ज को तो मैंने फिक्स कर दिया कितना ही मैग्नीट्यूड है। अब डिस्टेंस का खेल कर लेते हैं। जिससे डिस्टेंस ज्यादा उधर की तरफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम। तो यार अभी देखो E1 ज्यादा था, E2 कम था, तो मुझे E1 को कम करने की जरूरत है, यानी ये वाली डिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत है और इसकी डिस्टेंस कम करने की जरूरत है।
एक टाइम ऐसा आएगा ये E1 कम होता जाएगा, E2 बढ़ता जाएगा। यहां पर B पॉइंट पर जैसे पहुंचे वैसे ही दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई सेम और हमें मिल गया यहां पर न्यूट्रल पॉइंट। मतलब मैं दूसरा पॉइंट और लिख सकता हूं, एक पॉइंट तो मैंने लिख लिया था कि हमेशा लाइन ज्वाइनिंग में ही होगा, दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि अगर दो चार्ज हैं सेम नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में ही कहीं लाई करेगा और वहां पर लाई करेगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, उस चार्ज की तरफ लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट अपन लोग लिख लेते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट है लाइज बिटवीन द चार्जेस ऑफ सेम नेचर। न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस ऑफ सेम नेचर बिटवीन द चार्जेस ऑफ सेम नेचर, बीच में लाई करेगा सेम नेचर के, एंड नियर टू द चार्ज ऑफ लो मैग्नीट्यूड एंड नियर टू द चार्ज ऑफ लो मैग्नीट्यूड। तो जो लो मैग्नीट्यूड का चार्ज था उसके पास में देखो ये लो मैग्नीट्यूड का चार्ज था Q2, उसकी तरफ लाई किया जा करके। ये हो गया सेकंड पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अपोजिट नेचर है, एक चार्ज ये Q1 ये Q2 है, अगर अपोजिट नेचर के, अब मैं इसी मान के चलूं कि नेचर जो है वो है अपोजिट, मान लिया अपोजिट नेचर। यहां पर चार्ज है लेट से Q1, यहां पर चार्ज है लेट से Q2, ये लाइन ज्वाइनिंग। तो ये बात तो क्लियर है, लाइन ज्वाइनिंग होगा, ये वाला चार्ज है प्लस में और ये वाला चार्ज है माइनस में। और अगेन फिर से मैं यही बोल रहा हूं कि Q1 का तो मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो ये बात तो क्लियर है, लाइन जहां पर ज्वाइन होगी वहीं पर लाई करेगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, एक बच्चा बोलेगा कि सर पहले भी बीच में लाई करा, इस बार में भी बीच में लाई करा देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बीच में होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा बीच में नहीं होगा। कहां पर होगा समझो, मैं अगर बोल भी दूं कि यहां लो मान लो किधर की तरफ होना चाहिए, बच्चा बोले सर जिसका नेचर जिसकी क्या नाम मैग्नीट्यूड कम होगा उधर की तरफ होना चाहिए और बीच में कहीं होना चाहिए। चलो भाई इधर मान लिया मैंने क्या न्यूट्रल है, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बेटा, अपनी तरफ। नेगेटिव की वजह से किधर होती थी, अपनी तरफ। Q1 की वजह से अपने से दूर की तरफ, पॉजिटिव की वजह से अपने से दूर की तरफ। तो यहां तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं भी लेकर के जाओगे डायरेक्शन तो सेम होगी और ये जुड़ जाएंगे। यहां पर अगर देखा जाए कि नहीं सर यहां पर होना चाहिए मिड पॉइंट, वो न्यूट्रल पॉइंट, तो देख लेते हैं यार Q1 तो ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर। Q2 तो कम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ। लेकिन इधर E1 बेटा क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा E2 से। क्यों ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड इसका, इसलिए ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड क्योंकि Q1 एक तो चार्ज ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और डिस्टेंस के इनवर्स से, ऊपर से डिस्टेंस कम, जितनी कम डिस्टेंस उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब E1 तो है बहुत ज्यादा, E2 तो है बहुत कम, तो नेट फील्ड तो इधर आ जाएगा। यानी यहां पर भी नेट फील्ड जीरो नहीं है, और नहीं है तो कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, नो न्यूट्रल पॉइंट। ऐसे यहां पर भी सारी चीजें जुड़ गई हैं, तो बीच में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, तो यहां पर भी नो न्यूट्रल पॉइंट। अब मैं बोलूं इस पॉइंट में बताओ क्या न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर यहां पर तो चेक कर लेते कि न्यूट्रल पॉइंट होगा या नहीं होगा। चलो इधर अगर देखा जाए तो Q2 बेटा मैग्नीट्यूड में तो कम है, लेकिन डिस्टेंस भी तो कम है, और डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, वो माइनस है तो इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर। E1 की डायरेक्शन राइट में,
E2 की डायरेक्शन लेफ्ट में। E1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए चार्ज की वजह से, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा इसकी वजह से थोड़ी सी कम होगी, और E2 की वैल्यू कम होनी चाहिए थी कम चार्ज की वजह से, लेकिन डिस्टेंस कम है तो ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा इनके बीच में जहां पर दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो चुका होगा कहीं ना कहीं, और इधर मिल जाएगा अपन को न्यूट्रल पॉइंट। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि अगर चार्जेस हैं अपोजिट नेचर के, चार्जेस कैसे नेचर के हैं बेटा, अपोजिट नेचर के, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो मिलेगा ही, लेकिन उधर मिलेगा, बाहर मिलेगा कि बीच में मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, और उधर मिलेगा, उधर होगा जिधर चार्ज का, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, अपोजिट नेचर के चार्जेस। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट जो है लाइज आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, आउटसाइड द चार्जेस इफ बोथ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट इन नेचर। न्यूट्रल पॉइंट लाइज outside the charges if both charges are of opposite in nature एंड कहां पर होगा न्यूट्रल पॉइंट, उस चार्ज की तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, एंड नियर टू द चार्ज, एंड नियर टू द चार्ज ऑफ लो मैग्नीट्यूड, लो मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ होगा। यहां तक भी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते बेटा, ध्यान रखते। तो अब मैं बोलता हूं कि कुछ पॉइंट की वजह से न्यूट्रल पॉइंट निकाल करके देखते हैं। ध्यान दो बेटा, मैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप से वैल्यू बनाता हूं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट निकाल के देखते हैं। समझो, मान लो कि अपने पास में इस तरीके से ये कोई +2 कूलॉम चार्ज है और ये कोई +3 कूलॉम चार्ज है। अब पूछा जाए न्यूट्रल पॉइंट कहां हो सकता है, पॉइंट सी पर, पॉइंट बी पर, या पॉइंट ए पर। तो पहले तो बच्चे पहचानेंगे कि या पॉइंट डी पर, तो बच्चे कहेंगे सर पॉइंट डी पर तो नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, इसे तो काट दिया बच्चों ने। फिर बच्चे बोलेंगे सर पॉइंट सी और पॉइंट ए पर अगर देखा जाए तो उन पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट तो इनके बीच में ही कहीं लाई होता है, यानी यहां भी नहीं हो सकता और यहां भी नहीं हो सकता। फिर बच्चे कहेंगे सर पॉइंट बी पर तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होता है और उधर की तरफ होता है, उस चार्ज की तरफ होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है, तो यानी बी पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। अब मैं कहूं बेटा ये बताओ +2 कूलॉम है और यहाँ -3 कूलॉम है, अब बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहां हो सकता है। तो बच्चे कहेंगे सर न्यूट्रल पॉइंट बताओ, ए पॉइंट सी पर हो सकता है, बी पर हो सकता है, या ए पर हो सकता है, या डी पर हो सकता है। बच्चे कहेंगे सर डी तो खत्म करो क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के अलाउ नहीं है। फिर बच्चे बोलेंगे सर बी को भी खत्म करो क्योंकि जब अपोजिट नेचर के होते थे तो बीच में तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, या तो इधर होता है या इस तरफ होता है। फिर बच्चों के एकदम दिमाग चला कि सर न्यूट्रल पॉइंट तो उधर होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास में। तो यहां पर बेटा मैग्नीट्यूड किसका कम है, 2 कूलॉम कम है, 3 कूलॉम तो ज्यादा है। मैं नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा हूं, साइन तो लेना ही नहीं। तो इधर की तरफ होगा न्यूट्रल पॉइंट, इस तरफ नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। एक और बताओ जरा बेटा, मैं कहूं यहां पर है बेटा +2 कूलॉम, यहां पर भी है +2 कूलॉम। अब बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा। तो बच्चे कहेंगे ना तो इधर होगा, ना इधर होगा और ना इधर होगा, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज हैं। इस लाइन ज्वाइनिंग के आउटसाइड तो नहीं होगा, बीच में होगा, और यहां तो हो ही नहीं सकता।
फिर कहां पर होगा? बच्चे कहेंगे सर बीचों बीच होगा, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस इक्वल होगी, तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। यहां है न्यूट्रल पॉइंट, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। मान लो एक कोई +2 कूलॉम चार्ज है, दूसरा -2 कूलॉम चार्ज है। अब मैं पूछूं कहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो अगर मैं इसमें पूछूं न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, तो एक बच्चा बोलेगा सर इधर क्या हो सकता है? भाई देखो इधर तो नहीं होगा। बच्चा बोलेगा सर क्या इधर हो सकता है? क्यों? +2 कूलॉम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस है इसकी वजह से इधर, लेकिन ये वाला ज्यादा होगा ये वाला कम। सर मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम है। भाई डिस्टेंस तो दूर है, इसकी डिस्टेंस कम इसकी डिस्टेंस ज्यादा, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो नेट तो 0 नहीं होगा, और नेट 0 नहीं होगा तो न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं मिलेगा। अब इधर भी वही कहानी बेटा, नेगेटिव वजह से इस तरफ, पॉजिटिव वजह से इस तरफ, ये डिस्टेंस कम है ये वाली डिस्टेंस ज्यादा, इधर भी नेट 0 नहीं होगा, और नेट 0 नहीं होगा तो नो न्यूट्रल पॉइंट। बच्चों से पूछो बताओ यहां होगा? यहां तो नहीं था। क्या बीच में होगा? बच्चे कहेंगे सर बीच में कैसे हो सकता है, नेचर तो अपोजिट है, नेचर अपोजिट है, तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव वजह से इधर और नेगेटिव वजह से भी अपनी तरफ तो हमेशा ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही। मतलब ना तो कहीं बाहर, ना इधर, ना इस तरफ कहीं बाहर, ना इस तरफ कहीं बाहर, ना बीच में कहीं, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट कहां है? तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैसे? जब दो चार्जेस हो इक्वल मैग्नीट्यूड, क्यों अपोजिट नेचर क्यों? इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के अगर दो चार्ज होते हैं तो उनकी वजह से कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो अपन लोग ये बात भी लिख लेते हैं, if two charges are of equal magnitude and opposite nature, then neutral point does not exist. और बेटा जहां न्यूट्रल पॉइंट 0 होगा ना, वहां पर तो फोर्स भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होता है बेटा, E तो होता था F/Q। तो F क्या होना चाहिए? Q × E। न्यूट्रल पॉइंट है तो E0 तो फोर्स भी तो 0। तो न्यूट्रल पॉइंट पर बेटा फोर्स भी 0 होता है, यानी कि कोई भी चार्ज अगर उस पॉइंट पर रखा जाएगा तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करता है कभी भी। चलो समझ ले न्यूमेरिकल की हेल्प से मानते हैं। ध्यान, मान लो अपने पास में कोई दो चार्जेस है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, और बोल रहा हूं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। दोनों पॉजिटिव नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड, इनके बीच की डिस्टेंस है R। देन फाइंड पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। या ऐसे भी न्यूमेरिकल दिया जा सकता है कि इफ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 को बीच में रखा गया, एंड दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, देन फाइंड पोजीशन ऑफ दैट चार्ज। मतलब अगर कोई तीसरा चार्ज उठाकर इनके बीच कहीं रखा गया और उसने कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, अब बात देखो बीच में ही होगा, ये भी पॉजिटिव नेचर के, तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो वहां फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसी पोजीशन बतानी, तो बात एक ही है। ठीक, तो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बेटा निकालते क्या होगी, समझो। मैंने यहां पर मान लिया पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट जो है वो यहां पर है, ए पॉइंट है, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए पॉइंट पर न्यूट्रल है।
क्यों एक की तरफ, इधर की तरफ ही क्यों होना चाहिए? बच्चे बोले सर इधर की तरफ इसलिए होगा क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड कम है। पहली बात तो बीच में ही होगा क्योंकि सेम नेचर के हैं। दूसरी Q2 की तरफ इसलिए होगा क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड कम है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है तो क्या होगा बेटा? इसका अगर मैग्नीट्यूड कम है तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर 0 हो सकता है। तो मैंने मान लिया Q1 से इसकी डिस्टेंस है x, सो Q2 से कितनी हो जाएगी बेटा? r माइनस एक्स, ये होगी। तो अब अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है, अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो यहां पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 0। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना चाहिए 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर 0 होगा तो क्या होगा? समझो भाई बात को। प्लस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किधर होगा? इस तरफ, अपने से दूर। प्लस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा बेटा? इस तरफ, अपने से दूर। अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब E1 माइनस E2 इक्वल टू तो 0। E1 माइनस E2 क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करना पड़ेगा, यानी E1 माइनस E2 तो हो गया 0। और E1 माइनस E2 अगर 0 है तो E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई साहब? E2। सो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में? E2। और अगर E1 इक्वल टू E2 है, अगर E1 इक्वल टू E2 है तो E1 को क्या लिखोगे बेटा? E1 को लिखोगे E1 इसकी वजह से, Q1 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यहां पर Q1 अपॉन में डिस्टेंस यहां से यहां तक की बेटा कितनी है? x स्क्वायर इक्वल टू E2 की जगह क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यहां पर Q2 अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया। अब क्या काम किया जाएगा बेटा? दोनों तरफ रूट लोगे तो यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन में x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन में r माइनस एक्स। इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, तो r माइनस एक्स टाइम्स ऑफ रूट Q1 इक्वल टू x टाइम्स ऑफ रूट Q2। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो r अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस x अंडर रूट ऑफ Q1 इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ Q2। So r root Q1 equal to what? x root Q1 plus x root Q2। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो बचेगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 इक्वल टू r रूट Q1। r तो बेटा गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन तो x है ना यहां से Q1 से, सो r रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। ये आगे ये कहां से आए बेटा? Q1 से पोजीशन। अगर आपसे कोई पूछते Q2 से कितनी होगी तो Q2 से तो पोजीशन बेटा कितनी थी? r माइनस एक्स थी। सो पोजीशन फ्रॉम Q2 में x2 मान लो, वो वैल्यू है r माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या? r अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। इसे अगर सॉल्व करोगे तो बेटा बन जाएगा r अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन में रूट ऑफ Q1। मतलब अगर Q1 से पोजीशन निकालनी बेटा तो ऊपर Q1 रहेगा, नीचे रूट Q1 प्लस रूट Q2 हो जाएगा, r का मल्टीप्लाई होगा। और अगर Q2 से निकालनी तो r ऊपर न्यूमरेटर में रूट Q2 रहेगा, डिनोमिनेटर में रूट Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं इसको अगर थोड़ा सा डेटा को चेंज करूं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, मैं डेटा को चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस तरीके से नहीं है, ऐसा है न्यूमेरिकल कुछ डेटा, ये है। यही चीज फाइंड आउट करनी, न्यूट्रल पॉइंट की, और डेटा कुछ ऐसा है। डेटा कैसा है बेटा? कुछ ऐसा है, समझो। यहां पर है प्लस का Q1 चार्ज, यहां पर है माइनस का Q2 चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस है r, और ये दे रखा है Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो Q2 से तो ज्यादा है।
और फाइंड आउट करना न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा। तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होना चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट तो होगा यहां बाहर। क्यों होगा बेटा, बाहर इसलिए होगा अपोजिट नेचर के। किसकी तरफ होगा इधर, फिर बाहर क्यों नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा लो मैग्नीट्यूड वाले की तरफ होता था, ये तो बता चुके थे। तो मैंने मान लिया Q2 से ये x डिस्टेंस पर है, ये चीज Q2 से कितनी डिस्टेंस पे बेटा, x डिस्टेंस, सॉरी मैं ये मान ले रहा हूं ये Q1 से x डिस्टेंस पर, क्योंकि उसमें भी Q1 से ही लेकर के चल रहे थे। तो यहां से Q1 से ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी x है। तो Q2 से कितनी हो जाएगी बेटा, Q2 से हो जाएगी x माइनस आर। चलो निकाल लेते फिर से अगेन। अब देखते हैं बेटा, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना हो चुका है, 0। तो बेटा E1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, बच्चे बोलेंगे सर E1 इक्वल टू तो होगा E2 के। और अगर E1 E2 के इक्वल है तो E1 इक्वल टू E2 है, देन अपन लोग लिखेंगे यहां पर E1 की जगह, E1 मतलब Q1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू E2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ये चार्ज यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी x माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, फिर से रूट ले लेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन में x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन में x माइनस आर। मल्टीप्लाई करेंगे सो बनेगा रूट ऑफ Q1 टाइम्स ऑफ x माइनस रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q1 टाइम्स ऑफ r इक्वल टू x टाइम्स ऑफ रूट ऑफ Q2। ये तो बना, मैं इस टर्म को इधर ले आ रहा हूं, इसे इधर ले जा रहा हूं, तो बन जाएगा अपने पास में x टाइम्स ऑफ रूट Q1 माइनस x टाइम्स ऑफ रूट Q2 इक्वल टू r टाइम्स ऑफ रूट Q1। सो x इज व्हाट, x क्या आ जाएगा, x कॉमन लेकर के उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई r अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2। तो अगर अपोजिट नेचर के तो बीच में माइनस साइन लग जाएगा, और x कहां से डिस्टेंस है बेटा, Q1 वाले से, तो पोजीशन Q1 से आ गई r अंडर रूट ऑफ Q1, न्यूमरेटर में Q1 ही रखेंगे अपॉन में रूट Q1 माइनस Q2। ऐसे ही Q2 से पोजीशन पूछी जाएगी यानी पोजीशन फ्रॉम Q2, तो वो क्या हो जाएगा r अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2, ये बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रल पॉइंट वाली बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते बेटा, एक छोटी सी बात और बताता हूं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। अपन लोग कल जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस लेक्चर में अपन लोग इन्हीं पॉइंट चार्जेस की वजह से अलग अलग सिचुएशंस में मैकेनिक्स लगा करके, कहीं सर्कुलर मोशन लगाएंगे, कहीं पर अपन लोग प्लैंक वाली यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बातें करेंगे, कहीं पर थोड़ी सी रोटेशन की बातें कर लेंगे। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे जाकर के, ठीक है। स्ट्रिंग वाले भी चीजें देखेंगे इसी में, ठीक है। थोड़ी सी मैकेनिक्स लगा कर अच्छे लेवल के एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो अब आगे आ जाते हैं। एक चीज और, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो नहीं बताई, लेकिन एक बात बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो बेटा किधर की तरफ होती है, हमेशा अपने से दूर। ये पॉजिटिव चार्ज है यार, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अपने से दूर होगी। इसमें बताना चाह रहा हूं बेटा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो आगे मैं बता दूंगा, इसकी वजह से भी दूर। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नोट पॉइंट में लिख लेना, काम आएगी अभी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आएगी, और जिधर की तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो नेगेटिव चार्ज में अपनी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव में अपने से दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव में अपनी तरफ। अब समझो भाई, मैं अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखूं,
तो ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को बेटा क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपल, तो बच्चे कहेंगे सर रिपेल करेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर हुई। ऐसे में यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज रखूं तो क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपल, तो बच्चे कहेंगे सर पॉजिटिव तो नेगेटिव से प्यार करेगा यानी इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन डायरेक्शन में यानी अपोजिट हो गया। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखूं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स की तो डायरेक्शन हो गई, फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। और यहां पर अगर मैं रखूं बेटा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव को करेगा रिपेल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन इससे अपोजिट है, तो फोर्स इधर और ये। पता है इन सारी चीजों में एक चीज समझ में आई, क्या समझ में आई, इलेक्ट्रिक अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑन दैट चार्ज सेम होगी। देखो पॉजिटिव चार्ज, इससे कोई मतलब नहीं, यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम। यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैसे होंगे, अपोजिट, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होंगे, बाकी चाहे कुछ भी, ये चार्जेस कुछ भी, कोई मतलब नहीं। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, नोट पॉइंट में बेटा लिख लो, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स, and next is force on negative charge is opposite to the direction of electric field। तो बेटा आज अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वजह से कुछ बेसिक्स सारी बातें सीखी हैं, कुछ बेसिक सीखे हैं। कल अपन लोग इसकी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।